हाय, इट्स अब्दुल रहीम रऊफ। तो आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.9। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या करना है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमने करना है फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। लास्ट जो हमने प्रॉब्लम की थी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.8, उसमें हमने देखा था कि थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, वो उसका केस 1 था। आज जो हम प्रॉब्लम करने लगे हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.9, ये थेवेनिन थ्योरम का केस 2 है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं थेवेनिन थ्योरम विद डिपेंडेंट सोर्स। यानी कि इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स ऐड हो गया है, इसलिए हमने इसको केस 2 कह दिया। तो थेवेनिन थ्योरम क्या होता है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। थेवेनिन थ्योरम होता है कि आरएल से पीछे ये जितना भी सर्किट लगा होता है, उस सर्किट को हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में एक रजिस्टर लगी होती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो इधर हम एक डायग्राम बना देते हैं, देख भी लेते हैं। एक वोल्टेज सोर्स, इसका प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, जिसके सीरीज में एक रजिस्टर लगी होती है, उसमें हम क्या करते हैं, आरएल से पीछे जितना भी सर्किट लगा होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को हम कहते हैं वी थेवेनिन, और जो हमारे पास ये रजिस्टर होती है उसको हम कहते हैं आर थेवेनिन। और इन दोनों चीजों को हमने क्या करना होता है, फाइंड करना होता है थेवेनिन थ्योरम के कोई भी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी थेवेनिन को फाइंड कर लेते हैं। वी थेवेनिन क्या होते हैं, वी थेवेनिन होते हैं कि आर एल को जिस पॉइंट से या जिस टर्मिनल से हम सेपरेट करते हैं, उस पॉइंट पर या उस टर्मिनल पर जो वोल्टेज होते हैं ना, उन वोल्टेज को हम कहते हैं वी थेवेनिन। तो इसको अब हमने फाइंड करना है। वी थेवेनिन जो है वो पैरेलल है 4 ओहम के, और पैरेलल में हमें पता है कि वोल्टेज सेम होते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 4 ओहम के जो वोल्टेज हैं वो क्या है, वी थेवेनिन। तो अब हम क्या करते हैं, 4 ओहम के वोल्टेज वी थेवेनिन को फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किट पर नोडल एनालिसिस को अप्लाई करेंगे। तो नोडल एनालिसिस को क्यों अप्लाई करेंगे, मैश एनालिसिस को क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? इसकी एक तो वजह यह है कि अगर आप देखो तो ये सुपर मैश बन रहा है। अगर हम मैश एनालिसिस को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन रहा है, एक सुपर मैश बन रहा है। तो सुपर मैश को डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनिस्बत किसके, नोडल एनालिसिस के। तो नोडल एनालिसिस को अप्लाई करने को इधर मैं लिख लेता हूं, अप्लाई नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस का स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, फाइंड प्रिंसिपल नोड। इस सर्किट में हमारे पास कितने प्रिंसिपल नोड हैं, इस सर्किट में हमारे पास 3 प्रिंसिपल नोड हैं। एक तो प्रिंसिपल नोड ये है, दूसरा प्रिंसिपल नोड ये है, और तीसरा प्रिंसिपल नोड ये बॉटम पे। तो इधर कहीं भी हम छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं, इधर हम लगा लेते हैं। 3 प्रिंसिपल नोड हैं। लास्ट वाला जो प्रिंसिपल नोड होता है उसको हम क्या करते हैं, रेफरेंस नोड बना देते हैं। यानी उसके साथ हम क्या करते हैं, ग्राउंड लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 वोल्ट। बाकी जो प्रिंसिपल नोड रह जाते हैं, जिनको हम नॉन रेफरेंस नोड भी कहते हैं, उनको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। इसको मैं कह देता हूँ V1 और इसको मैं कह देता हूँ वी थेवेनिन। इसको मैंने वी थेवेनिन क्यों कहा, वी थेवेनिन जो वोल्टेज है 4 ओहम के हैं, और 4 ओहम की जो रजिस्टर है वो इस नोड के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इस नोड को हमने क्या दिया, वी थेवेनिन। तो अब हमने क्या करना है, इन नोड पर केसीएल को अप्लाई करना है। तो केसीएल क्या होता है, केसीएल होता है किर्चॉफ करंट लॉ। किर्चॉफ करंट लॉ के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, V1 पर केसीएल को अप्लाई करते हैं। तो V1 में अगर आप देखें सिर्फ हमें 2 करंट्स का ही पता है, एक IX का जो कि V1 से लीव कर रही है, और एक 1.5 IX का जो कि V1 में एंटर हो रही है। तो 5 ओहम की करंट का हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, खुद से अज्यूम कर लेंगे या तो वो नोड में एंटर हो रही है या तो वो नोड से लीव कर रही है। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप जो मर्जी ले सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एंटरिंग ले लेते हैं। 5 ओहम की जो करंट है वो V1 में एंटर हो रही है, और इसको हम कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं, इसे हम कह देते हैं I1। तो अब करंट्स का हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, केसीएल को अप्लाई करते हैं। केसीएल के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम, कौन कौन सी करंट एंटर हो रही है, एक तो I1 एंटर हो रही है, प्लस और कौन सी एंटर हो रही है, 1.5 IX, बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के। तो एक ही करंट लीव कर रही है, वो कौन सी है, IX। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, नोड 2 पे या वी थेवेनिन वाले इस नोड पर भी क्या करना है, केसीएल को अप्लाई करना है। तो इसमें भी अगर आप देखें तो हमें सिर्फ एक ही करंट का पता है, वो कौन सी है, IX, जो कि V1 से लीव होने के बाद 3 ओहम में से गुजरते हुए कहाँ जा रही है, वी थेवेनिन में एंटर हो रही है। तो एक करंट का हमें पता चल गया IX, जो कि वी थेवेनिन में एंटर हो रही है।
4 ओहम की करंट का हमें नहीं पता, तो वो हम खुद से अज्यूम कर लेंगे, या तो वो एंटर हो रही है या तो लीव कर रही है, तो इसको हम लीव अज्यूम कर लेते हैं। इसको कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं I2। अब केसीएल को अप्लाई करते हैं। केसीएल के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम, एक ही करंट एंटर हो रही है वो कौन सी है, IX, बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के, एक ही करंट लीव कर रही है वो कौन सी है, I2। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। तो केसीएल इक्वेशन आ गया। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशन पर ओहम्स लॉ को अप्लाई करना है। ओहम्स लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू V/R। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, I1 पर ओहम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। I1 किस रजिस्टर में से गुजरा, 5 ओहम के रजिस्टर में से, तो R की जगह क्या आ जाएगा, R की जगह आ जाएगा 5, और V की जगह क्या आएगा, V की जगह आएगा 5 ओहम के वोल्टेज। 5 ओहम के वोल्टेज हमें नहीं पता, तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूले को यूज करेंगे, वो क्या है, V इज इक्वल टू V हाई माइनस V लो। कोई भी जो हमारे पास रजिस्टर होती है उसके दोनों टर्मिनल पर हमेशा दो वोल्टेज होते हैं, एक हाई वोल्टेज होते हैं और एक लो वोल्टेज होते हैं। जब हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास उस रजिस्टर के एक्चुअल वोल्टेज आ जाते हैं। तो 5 ओहम के एक टर्मिनल पर वोल्टेज है +6 वोल्ट और दूसरे टर्मिनल पर वोल्टेज है V1। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हाई वोल्टेज कौन सा है और लो वोल्टेज कौन सा है, इसके लिए हम देखेंगे उस रजिस्टर में से गुजरने वाली करंट की डायरेक्शन को। करंट की टेल जिस वोल्टेज की तरफ होगी वो वोल्टेज क्या होंगे, हाई होंगे। 5 ओहम के रजिस्टर में से कौन सा करंट गुजरा, I1, और I1 की जो टेल है वो किसकी तरफ है, +6 वोल्ट की तरफ। तो हाई वोल्टेज कौन से हुए, +6 माइनस फॉर्मूले का, और लो वोल्टेज कौन से होंगे, दूसरे टर्मिनल वाले वोल्टेज, वो है V1। तो I1 पर हमने ओहम्स लॉ को अप्लाई कर लिया, प्लस 1.5। IX पर भी अब हम क्या करते हैं, ओहम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। IX किस रजिस्टर में से गुजर रहा है, 3 ओहम के रजिस्टर में से, तो R की जगह आ जाएगा 3, V की जगह क्या आएगा, 3 ओहम के वोल्टेज। 3 ओहम के एक टर्मिनल पर वोल्टेज है V1 और दूसरे टर्मिनल पर वोल्टेज है VThevenin। IX की टेल को देखेंगे, IX की जो टेल है वो किसकी तरफ है, V1 की तरफ है, तो हाई वोल्टेज कौन से होंगे, V1 माइनस फॉर्मूले का, और लो वोल्टेज कौन से होंगे, VThevenin इज इक्वल टू IX पर दोबारा ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे, जो कि हमने कर लिया, उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो क्या है, V1 माइनस VThevenin ओवर 3। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1 का पार्ट ए। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 पर भी ओहम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन 2 में आती है IX की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है, V1 माइनस VThevenin ओवर 3 इज इक्वल टू I2 पर ओहम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। I2 गुजरा 4 ओहम के रजिस्टर में से, तो R की जगह आ गया 4, V की जगह क्या आएगा, 4 ओहम के वोल्टेज। 4 ओहम के एक टर्मिनल पर वोल्टेज है VThevenin और दूसरे टर्मिनल पर वोल्टेज है ग्राउंड वोल्टेज, जिसकी वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट। I2 की टेल को देखेंगे, I2 की जो टेल है वो VThevenin की तरफ है, तो हाई वोल्टेज हो गया VThevenin माइनस फॉर्मूले का, और लो वोल्टेज कौन से होंगे, दूसरे टर्मिनल वाले वोल्टेज, वो क्या है, 0 वोल्ट। तो इधर आ जाएगा 0। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2 का पार्ट ए। तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से मुराद ये है कि हमने इनके डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को खत्म करना है, यानी इस इक्वेशन को एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है कि जितनी भी डिनोमिनेटर्स की वैल्यू वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन 1a को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1a को क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन बोथ साइड। तो चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं, 15 इंटू 6 माइनस V1 ओवर 5 प्लस 15 इंटू 1.5 इंटू V1 माइनस VThevenin ओवर 3 इज इक्वल टू 15 इंटू V1 माइनस VThevenin ओवर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 3 दा 15, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 दा 18 माइनस 3 इंटू V1, यह हो जाएगा 3V1 प्लस 3 5 दा 15, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। 7.5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 7.5 इंटू V1, ये हो जाएगा 7.5 V1 माइनस 7.5 VThevenin इज इक्वल टू 3 5 दा 15, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5V1 माइनस 5VThevenin। तो इसको सॉल्व करते हैं, 18 माइनस 3V1 प्लस 7.5V1 माइनस 7.5 VTH
ये 5v1 इधर पॉजिटिव का इक्वल के साइड पर आकर नेगेटिव का जगह -5v1, ये माइनस का तो इक्वल के साइड पर आकर पॉजिटिव का जगह +5vth इज इक्वल टू 0। 18 नेगेटिव आ जाएगा, -3v1 और -5v1 ये कितने हो गए, ये हो गया -8v1, -8v1 और +7.5v1 ये हो जाएंगे -0.5v1। उसके बाद इसमें और क्या है, -7.5vth और +5vth ये हो जाएंगे -2.5vth इज इक्वल टू 0। 0.5v1 माइनस का तो इक्वल टू साइड पे जाके पॉजिटिव का जगह 18 - 2.5vth इज इक्वल टू 0.5v1। 0.5v1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 18 - 2.5vth तो एडिटेड आ जाएगा और 0.5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1 का पार्ट ए हमने कर लिया, इसको कह देते हैं बी। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से मुराद यही है कि हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को खत्म करना है, यानी इस इक्वेशन को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू खत्म हो जाए, और वो वैल्यू क्या है 12। तो मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 12 इंटू v1 माइनस v थेवेनिन ओवर 3 इज इक्वल टू 12 इंटू vth माइनस 0 vth ही हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करते हैं, 3 4 12, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं 4 लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 4v1 माइनस 4vth इज इक्वल टू 4 3 12, 3vth हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें हमने क्या करना है, अब v1 की वैल्यू को पुट कर देना है जो कि हमने इसमें फाइंड की थी। तो चलिए इसको पुट करते हैं। 4 v1 की जगह क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू क्या है 18 माइनस 2.5vth डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 4vth माइनस 3vth इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 को अगर हम 0.5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8, और 8 को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। 8 इंटू 18 ये हमारे पास हो जाएगा 144 माइनस 8 इंटू 2.5 vth ये हो जाएगा 20 vth माइनस 4 vth माइनस 3 vth इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 माइनस 20 माइनस 4 और माइनस 3 ये हो जाएगा 437 और 20 ये हो जाएगा -27 vth इज इक्वल टू 0। तो इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ। 144 इज इक्वल टू 27 vth। तो vth हमारे पास क्या निकला, vth इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आएगा 5.333 वोल्ट। तो vth हमने फाइंड कर लिया, यानी कि vThevenin हमने फाइंड कर लिया, वो कितने हमारे पास निकले 5.333 वोल्ट। अब हमने क्या करना है, RThevenin को फाइंड करना है। तो RThevenin को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस सर्किट को हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट पेज पर हमने डायग्राम को बना लिया। अब हमने क्या करना है, RThevenin को फाइंड करना है। तो RThevenin को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने एक चीज याद रखनी है जो कि हम केस 1 में करते थे थेवेनिन थ्योरम के। वो क्या था कि सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने ऑफ कर देना है। अगर तो कोई वोल्टेज सोर्स लगा हो तो वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने का क्या मतलब है कि आपने उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है, और अगर कोई करंट सोर्स लगा हो तो करंट सोर्स को ऑफ करने का क्या मतलब होता है कि आपने उसको ओपन सर्किट कर देना है। तो सबसे पहले तो इस सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उसको हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं और एक नई डायग्राम बनाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने का क्या मतलब है कि आपने उसको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। उसके बाद 5 ओम की रजिस्टर ये तो एलईडी आ जाएगी, और उसके बाद ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये भी एलईडी आ जाएगा। डिपेंडेंट सोर्स को आपने ऑफ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किसको करना है, इंडिपेंडेंट सोर्स को, इसलिए तो ये केस 2 बनता है। तो ये भी वैसे ही आ गया एलईडी। उसके बाद ये 3 ओम की रजिस्टर भी एलईडी आ गई और 4 ओम की रजिस्टर भी एलईडी आ गई।
और ये हमारे पास दोनों टर्मिनल आ गए, ये ए और बी। तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये क्या है 5 ओहम और ये है 3 ओहम। और उसके बाद इसका कितना करंट है, ये है 1.5 IX। ये इसका करंट जो है IX यहाँ से गुजरा 3 ओहम के रजिस्टर में से, ये है 4 ओहम। तो यहाँ तक तो काम हमने वो कर लिया जो कि केस 1 में हम करते थे। अब हमने इसको सॉल्व कितना करना है, यानी कि RTH को फाइंड कितना करना है। RTH को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट सोर्स को यूज करेंगे। टेस्ट सोर्स जो है वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और वो करंट सोर्स भी हो सकता है। अगर तो हम करंट सोर्स को यूज करते हैं, यानी इन टर्मिनल के साथ हम करंट सोर्स लगाते हैं, तो जिन टर्मिनल के साथ हम करंट सोर्स लगाएंगे उस टर्मिनल पर हमने क्या करने होंगे, वोल्टेज फाइंड करने होंगे। और अगर हम टेस्ट सोर्स के तौर पर वोल्टेज सोर्स को यूज करते हैं, तो जिन टर्मिनल के साथ हम या जिस वायर के साथ हम वोल्टेज सोर्स को लगाएंगे उस वायर में से गुजरने वाले करंट को हमने फाइंड करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट सोर्स के तौर पर ले लेते हैं करंट सोर्स को। आपकी अपनी मर्जी है, आप वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हो, आप करंट सोर्स भी ले सकते हो। तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं एक करंट सोर्स को। ये आ गया करंट सोर्स। इसको हमने क्या करना है, इन टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है। किन टर्मिनल के साथ, जहां से हमने RL को सेपरेट किया होता है, तो इनके साथ हमने क्या किया, अटैच कर दिया। उसके बाद अब इसको हम कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं। इसे हम कह देते हैं आई नोट और इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी ले लेते हैं। इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1 एम्पेयर। आपकी अपनी मर्जी, आप 100 एम्पेयर भी ले सकते हो, आप 20 एम्पेयर भी ले सकते हो, 10 एम्पेयर भी ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, उस पर कोई मसला नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस टर्मिनल के साथ आपने करंट सोर्स को कनेक्ट करना है ना, उस टर्मिनल पर आपने क्या करना है, वोल्टेज को फाइंड करना है। उस वोल्टेज को हम कह देते हैं V नोट। तो अगर आप देखें 4 ओहम और V नोट आपस में क्या पैरेलल में है, तो हम ये कह सकते हैं V नोट जो वोल्टेज है वो किससे, 4 ओहम के। तो 4 ओहम के वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वही मेथड यूज करेंगे जो कि पीछे हमने VThevenin के लिए किया, वो क्या है, नोडल एनालिसिस। तो जल्दी से अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो काफी स्टेप तो आपको खुद भी पता है कि इसमें कितने प्रिंसिपल नोड हैं। इसमें 3 प्रिंसिपल नोड हैं। एक प्रिंसिपल नोड ये है, दूसरा प्रिंसिपल नोड ये है और तीसरा प्रिंसिपल नोड ये है। लास्ट वाला जो प्रिंसिपल नोड होता है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, यानी कि उसको रेफरेंस नोड बना देते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 वोल्ट। बाकी जो प्रिंसिपल नोड रह जाते हैं उनको हम नॉन रेफरेंस नोड भी कहते हैं। उनको हम कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं। इसे मैं कह देता हूँ V1 और इसको मैं कह देता हूँ V नोट। V नोट क्यों कहा, क्योंकि V नोट जो वोल्टेज है 4 ओहम के है और 4 ओहम की जो रजिस्टर है वो इस नोड के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इस नोड के वोल्टेज को मैंने कह दिया V नोट। अब हमने क्या करना है, इन नोड पर KCL को अप्लाई करना है। KCL के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के। तो दो करंट्स का हमें पता है, 5 ओहम की करंट का हमें नहीं पता, तो वो हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं। वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो इस नोड से लीव कर रही है। इसको हम कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं। इसको हम कह देते हैं I1। तो करंट्स का हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, इस नोड पर KCL को अप्लाई करते हैं। KCL के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम, तो एक ही करंट एंटर हो रही है, वो कौन सी है, 1.5 IX बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के। तो कौन कौन सी करंट लीव करी है, एक तो होगी I1 प्लस और एक होगी IX। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, नोड 2 पर भी KCL को अप्लाई करना है। तो इस नोड पर भी हमें सिर्फ एक ही करंट का पता है, वो कौन सी है, IX, जो कि V1 से लीव करने के बाद 3 ओहम के रजिस्टर में से गुजरते हुए V नोड में एंटर हो रही है। तो एक करंट का तो हमें पता चल गया, 4 ओहम की करंट का हमें नहीं पता, तो वो हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि वो इस नोड से लीव कर रही है। इसको हम कह देते हैं I2। इस पर भी अब हम क्या करते हैं, KCL को अप्लाई करते हैं। KCL के मुताबिक किसी भी नोड में एंटर होने वाली करंट का सम, तो एक ही करंट एंटर हो रही है, वो कौन सी है, IX बराबर है उस नोड से लीव होने वाली करंट के सम के। एक ही करंट लीव कर रही है, वो कौन सी है, I2। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, इन पर ओहम्स लॉ को अप्लाई करना है। ओहम्स लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू V ओवर R, और एक वोल्टेज का फॉर्मूला भी है, वो क्या है, V इज इक्वल टू V हाई माइनस V लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, IX पर ओहम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो 1.5 तो एज इट इज आ जाएगा, तो इधर हम लिख लेते हैं 1.5। IX पर ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। IX गुजरा किस में से, 3 ओहम के रजिस्टर में से, तो R की जगह आ गया 3। V की जगह क्या आएगा, 3 ओहम के टर्मिनल पर वोल्टेज है V1 और दूसरी पर है V नोट। IX की जो टेल है वो V1 की तरफ है, तो हाई वोल्टेज आ गया V1 माइनस फॉर्मूले का, और लो वोल्टेज आ गया V नोट इज इक्वल टू I1 पर भी ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। I1 गुजरा 5 ओहम के रजिस्टर में से, V की जगह क्या आएगा,
I1 की जो टेल है वो V1 की तरफ है, तो हाई वोल्टेज V1 माइनस फॉर्मूले और दूसरे टर्मिनल वाले वोल्टेज कौन से, ग्राउंड वोल्टेज, जिसकी वैल्यू क्या है 0 वोल्ट, प्लस Ix की वैल्यू को हम फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1 का पार्ट ए। इक्वेशन 2 पर भी ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। Ix की वैल्यू को हमने फाइंड किया हुआ है, वो क्या है V1 माइनस V0 ओवर 3 इज इक्वल टू I2 पर ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। I2 4 ओम के रजिस्टर में से गुजरा है, तो R की जगह आ गया 4, V की जगह क्या आएगा 4 ओम के वोल्टेज, एक टर्मिनल पर वोल्टेज है V0 और दूसरे पर है 0 वोल्ट। I2 की जो टेल है वो V0 की तरफ है, तो हाई वोल्टेज V0 माइनस फॉर्मूले का और लो वोल्टेज 0 वोल्ट। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2 का पार्ट ए। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से मुराद ये है कि इनके डिनोमिनेटर्स की वैल्यू को खत्म करना है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे 15 से, मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन बोथ साइड। तो 15 इंटू 1.5 इंटू V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15 इंटू V1 ओवर 5 प्लस 15 इंटू V1 माइनस V0 ओवर 3। इसको सॉल्व करते हैं। 3 5 द 15, तो 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। 7.5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7.5 V1 माइनस 7.5 V0 इज इक्वल टू 5 3 द 15 3 V1 प्लस 3 5 द 15, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 V1 माइनस 5 V0। 7.5 V1 माइनस 7.5 V0, 3V1 इधर पॉजिटिव का तो इक्वल की साइड पर आकर नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस 3V1 माइनस 5V1 प्लस 5V0 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3V1 और माइनस 5V1 ये हो जाएंगे माइनस 8V1, माइनस 8V1 और प्लस 7.5V1 ये हो जाएंगे माइनस 0.5V1, माइनस 7.5V0 और प्लस 5V0 ये हो जाएंगे माइनस 2.5V0 इज इक्वल टू 0। माइनस 0.5V1 ये माइनस का इक्वल की साइड पर आके पॉजिटिव का हो जाएगा 2.5V0। यहाँ से V1 की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। V1 इज इक्वल टू 2.5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 0.5V0। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5 ये हमारे पास हो जाता है 5, तो माइनस ऐसे ही साथ आ जाएगा माइनस 5V0। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1 का पार्ट ए कर लिया, इसे हम कह देते हैं बी। तो चलिए इक्वेशन 2 को भी सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन 2 में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो क्या है, आई नॉट इज इक्वल टू 1 एम्पेयर करंट जो कि हमने टेस्ट सोर्स के तौर पर ली थी, वो तो हमने इधर लिखी नहीं, वो इस नोड में क्या हो रही है, एंटर हो रही है। तो सॉरी ये मैं लिखना भूल गया। और कौन सी करंट एंटर हो रही थी, आई एक्स, यानी इसके साथ ये ऐड होनी है, वो कौन सी है 1, तो इधर भी आ जाएगा 1। तो ये मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, तो इसके लिए सॉरी। इसको अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से मुराद ये कि हमने इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू को खत्म करना है। डिनोमिनेटर की वैल्यू को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 से ऑन बोथ साइड। तो 1 इंटू 12 प्लस 12 इंटू V1 माइनस V0 ओवर 3 इज इक्वल टू 12 इंटू V0 ओवर 4। 1 इंटू 12 ये हो जाएगा 12 प्लस 3 4 द 12, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4V1 माइनस 4V0 इज इक्वल टू 4 3 द 12 3V0। 12 प्लस 4V1 माइनस 4V0 माइनस 3V0 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2 का पार्ट बी। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को पुट करना है किसमें, इक्वेशन 2 के पार्ट बी में। तो चलिए इसको पुट करते हैं। 12 एज इट इज आ गया प्लस 4, V1 की जगह क्या आ जाएगा, V1 की जगह आ जाएगा माइनस 5V0 माइनस 4V0 माइनस 3V0 इज इक्वल टू 0। तो 12 माइनस 5 इंटू 4 ये हो जाएगा माइनस 20V0 माइनस 4V0 माइनस 3V0 इज इक्वल टू 0। तो ये 12 माइनस 20 माइनस 4 और माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 27V0 इज इक्वल टू 0।
तो ये 12 इज इक्वल टू 27 वी नोट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर क्या आया, ये हमारे पास आया 0.444 वोल्ट। तो वी नोट हमने फाइंड कर लिया है, वो क्या है 0.444 वोल्ट। तो हमने क्या करना था, आर थेवेनिन को फाइंड करना था। तो आर थेवेनिन किसके बराबर है, RTh बराबर है ओहम्स लॉ को अप्लाई करेंगे वी नोट डिवाइडेड बाय आई नोट के, वी नोट डिवाइडेड बाय आई नोट के। तो वी नोट हमारे पास क्या है, वी नोट निकले हैं 0.444 डिवाइडेड बाय आई नोट, हमने जो वैल्यू रखी थी वो क्या थी 1। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया 0.444 ओहम। तो अगर हम इसको मिली में कन्वर्ट करें, यानी कि इसको क्या करें 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 444.44 ओहम। तो आर थेवेनिन हमारे पास क्या निकला, पीछे पेज पर वापस चलते हैं। तो आर थेवेनिन हमारे पास निकला 444.44 ओहम। तो RTh भी फाइंड कर लिया, VTh भी फाइंड कर लिया, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।